हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाई गई है। यह पुस्तक आपकी आएगी गणित की, और गणित का आज अध्याय 4 बताएंगे, आंकड़ों का प्रबंधन। इससे संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ पे आपको हल करके बताएंगे। चलिए देखते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें किसके बारे में कह दिया देख लेते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हमें विभिन्न सूचनाएं मिलती हैं, जैसे शहरों का तापमान, चुनाव में डलने वाले वोटों की संख्या, किसी कक्षा के बच्चों की ऊंचाई एवं उनके प्राप्तांक आदि। संख्याओं के रूप में एकत्रित सूचनाएं आंकड़े कहलाती हैं। जो संख्याओं के रूप में एकत्रित सूचनाएं क्या कहलाती हैं? आंकड़े कहलाती हैं। आंकड़ों के अध्ययन के लिए उन्हें क्रमबद्ध रूप से संगठित करते हैं। उच्चतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच के अंतर को परिसर कहते हैं। ये आपके पेपर में विकल्प खालिस्तान में पूछ सकता है। क्या है? उच्चतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच के अंतर क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। जैसे किसी परीक्षा में एक कक्षा के 10 छात्रों द्वारा प्राप्त 20 में से दिए गए अंक हैं 6, 9, 10, 8, 7, 7, 7, 8, 5, 9 ये दिए हुए हैं। क्या करना है आपको? आंकड़ों को संगठित रूप में ले लीजिए, जैसे 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10। परिसर कैसे निकालेंगे? उच्चतम प्रेक्षण में से न्यूनतम प्रेक्षण घटा दीजिए। यहाँ उच्चतम प्रेक्षण क्या है? 10 और न्यूनतम क्या है? 5। 10 में से 5 घटाए क्या आ गया? 5। ये 5 क्या हो गया? परिसर हो गया। तो परिसर कैसे निकालते हैं आपको ये बता दिए। चलिए आगे क्या दिया है। दिए गए आंकड़ों का औसत अंकगणितीय माध्य या माध्य कहलाता है। दिए गए आंकड़ों का औसत अंकगणितीय माध्य या माध्य कहलाता है। माध्य का सूत्र क्या हो गया? सभी प्रेक्षणों का योग भागित प्रेक्षणों की संख्या। जैसे माध्य निकालना तो आपको प्रेक्षण दिए 6, 9, 10, 8, 7, 7, 7, 8, 5, 9। तो क्या निकालना? आप परिसर निकाल लेते हैं, उसी का माध्य निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे? सबका योग कर देंगे और किसका भाग दे देंगे? प्रेक्षणों की संख्या गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। प्रेक्षण कितने हैं आपके यहाँ पे? 10 हैं। और तो क्या करेंगे? जो सभी प्रेक्षणों का योग करेंगे और 10 का भाग दे देंगे। सभी प्रेक्षणों का योग कितना आया? 76। 76 में 10 का भाग दी, क्या आ गया? 7.6। तो इस प्रकार से आप माध्य निकाल सकते हैं। इसके बाद वह प्रेक्षण जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक। वह प्रेक्षण जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक। देखिए यहाँ पे सबसे ये प्रेक्षण जो दिए इनमें सबसे अधिक बार कौन आया? 7 आया है। तो 7 सबसे अधिक बार आया, इसलिए बहुलक क्या हो गया? 7। इसी प्रकार दिए गए आंकड़ों को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनका बीचों बीच वाला मान उनका माध्यक या माध्यिका कहलाता है। तो देखिए ये व्यवस्थित कर लिया हमने। और बीचों बीच वाला मान देख लीजिए कितने यहाँ पे टोटल? 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। तो इनके बीचों बीच में क्या आएगा? 7 और 8 के बीच की संख्या आएगी। ये 7 और 8 के बीच 2 का भाग दी, 7 में 8 जोड़े कितना हो गया? 15। 15 में 2 का भाग दी, कितना आ जाएगा? 7.5। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा? 7.5। ये देखिए निकाल के बताया यहाँ पे। तो आंकड़ों का माध्य क्या? इसको माध्यिका भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक इन सभी समूहों को आंकड़ों का प्रतिनिधि मान या केंद्रीय मान कहलाता है। माध्य, माध्यक और बहुलक इन सभी के समूह को आंकड़ों का प्रतिनिधि मान या केंद्रीय मान कहा जाता है। दिए हुए आंकड़ों में से एक विशेष प्रेक्षण जितनी बार आता है उसे बारंबारता कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जब आंकड़े बड़े होते हैं तो समूह व्यवस्थित किया जा सकता है तथा प्रत्येक समूह वर्ग अंतराल या वर्ग कहलाता है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 क्या हो गया? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में निम्न सीमा और उच्च सीमा होती है। ये 10 निम्न सीमा हो गई और ये उच्चतम सीमा क्या हो गई? 20। उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा का अंतर वर्ग अंतराल या चौड़ाई या माप कहलाता है। दिए हुए आंकड़ों के विभिन्न प्रेक्षणों या वर्ग अंतरालों की बारंबारता दर्शाने वाली सारणी बारंबारता बंटन सारणी कहलाती है। आंकड़ों को आयत चित्र के रूप में निरूपित भी किया जा सकता है, जहां वर्ग अंतराल को क्षैतिज अक्ष पर दर्शाया जाता है। प्रत्येक दंड या आयत की ऊंचाई उस वर्ग अंतराल की बारंबारता दर्शाती है, परंतु दो दंडों के बीच कोई रिक्तता नहीं होती। फिर हम आंकड़ों का दंड आलेख, पाई चार्ट आदि के माध्यम से भी दर्शाते हैं, जिनके बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें कुछ विकल्प दिए, विकल्प को देखते हैं। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम भागित कुल परिणाम। देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित्त और पट। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 2। और चित्त आने की प्रायिकता कह रहा है, तो एक चित्त ही आएगा एक सिक्का है तो इसका चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, 1/2। जब एक पाशे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता है। देखिए पाशे में कुल अंक कितने होते हैं? 6 अंक होते हैं। अब हम पाशे को फेंकते हैं तो हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है? 2 की। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम भागित कुल परिणाम। तो हमारा 2 आने की प्रायिकता यानी क्या हो गया? 1। अनुकूल परिणाम क्या होगा? 1। और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा पाई चार्ट।
इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रित निरूपण कहलाता है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, चित्रालेख। दिए गए आंकड़ों का बहुलक है, तो अब ये आंकड़ों को आप क्या करेंगे, व्यवस्थित क्रम में जमा लेंगे। जो सबसे अधिक बार आया है वह उसका बहुलक होगा। देखिए सबसे अधिक बार क्या आया यहाँ पे 9, 1 2 3 4 बार 9 आया है, सबसे अधिक बार 9 आया है, इसलिए इसका बहुलक क्या होगा, 9, यानी ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार बच्चों आपके ये बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हुए। अब नीचे कुछ और प्रश्न दिए, उन्हें देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, एक थैले में 5 लाल गेंदें तथा 3 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए थैले में कितनी गेंदें हैं, ये तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 5 लाल गेंद और 3 पीली गेंद है, तो कुल गेंद कितनी हो गई, 8 गेंद। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 8। और क्या कहा है इसमें, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, तो लाल गेंद कितनी है, 5। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 5। तो घटना कुल परिणाम 8 और लाल गेंद के परिणाम अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 5। तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम भागित कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5, और कुल परिणाम कितने हैं, 8, तो 5 भागित 8। तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5/8। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने की परिणामों को लिखिए। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पासे में कुल अंक कितने होते हैं, 6, यानी कुल परिणाम कितने हो गए, 6। अब चलिए इसके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, 5 से बड़ी एक संख्या। 5 से बड़ी संख्या क्या होती है, देखिए 5 से बड़ी संख्या यहाँ पे क्या आ जाएगी, आप वो लिख देंगे। 5 से बड़ी संख्या क्या होती है आपकी, 6 होती है। 5 से बड़ी संख्या क्या हो जाती है आपकी, 6। तो यहाँ लिख देंगे 5 से बड़ी संख्या एक संख्या 6 है, क्योंकि पास में कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम 6 हो गए। और क्या कह रहा है इसमें, 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या क्या होती है, 6। तो इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। फिर सेकंड क्या कह रहा है, 5 से बड़ी संख्या नहीं है। अब 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो 5 से बड़ी संख्या कौन सी नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, हमारे पास कुल परिणाम कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया। अब इस प्रश्न में कहा है 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो 5 से बड़ी संख्या कौन कौन सी नहीं है, 4 3 2 1। तो लिख देंगे यहाँ पे 1 2 3 4, ये 5 से बड़ी नहीं है। पहले प्रश्न में 5 से बड़ी संख्या पूछा था तो क्या आ गई थी, 6 आई थी। दूसरे प्रश्न में 5 से बड़ी संख्या नहीं है तो 4 3 2 1, ये लिख दी 1 2 3 4। इसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, वह क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2। इससे देखना है ये जो पासे के 6 परिणाम आते हैं इसी में से देखना है आपको। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई, ये 2 हो गई। इसके बाद सम संख्या। सम संख्या कौन कौन सी हैं, ये आपकी 2 है, 4 और 6, जो लिख दी 2 4 6 क्या है आपकी सम संख्या। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा है, दिए गए आंकड़े किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं, इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। तो आपको पाई चार्ट बनाने से पहले इस प्रकार प्रश्न को हल करना पड़ेगा। एक सारणी बनाना पड़ेगा, तालिका बनाना पड़ेगा, जिसमें वस्तुओं के नाम लिख देंगे, गेहूँ शक्कर चावल, वार्षिक उत्पादन लिख देंगे जो यहाँ पे दिया 2750, 2500 और 1500, ये लिख दिए हमने। अब संपूर्ण भाग निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे हम, जब इनको इन सबको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे 7250 में, देखिए जोड़ के बता रहे हैं आपको यहाँ पे 2750, 2500 और 1500, जोड़ दी इसको, 0 5 7 5 12 और 5 17 की 7 हासिल का 1 2 2 4 और 1 6, 6750 आया। तो ये क्या हो गया, संपूर्ण भाग निकालना है हमें। तो ये जो गेहूं का निकाल रहे हैं हम, किसका सबसे पहले निकालेंगे, गेहूं का। गेहूं का वार्षिक उत्पादन कितना है, 2750 है। ये 2750 में किसका संपूर्ण भाग यानी 6750 का भाग देंगे। जब इसको भाग देंगे काट पीट के हमारा क्या आ जाएगा, 11/27 आएगा। इसी प्रकार किसका निकाले, शक्कर का निकाले संपूर्ण भाग। तो शक्कर कितनी है, वार्षिक टन 2500 उत्पादन हो रहा है, और कुल क्या हो गया, गेहूँ शक्कर चावल का उत्पादन 6750। तो 2500 में 2550 में 6750 का भाग देंगे, कितना आएगा, 10/27 आ जाएगा। इसी प्रकार किसका, चावल का निकाल लिए, तो इसका आ गया 2/9। ये क्या निकाल लिया हमने, संपूर्ण भाग। इसके बाद केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो केंद्रीय कोण में क्या करना पड़ेगा आपको, जो संपूर्ण भाग आया उसमें केंद्रीय कोण की माप कितनी होती है, 360 अंश का गुणा कर देंगे, 11/27 गुणित 360। जब हम 11/27 का 360 से गुणा करके भाग देंगे तो हमारा 46 पॉइंट कुछ आता है, दोस्तों राउंड फिगर में हमने क्या ले ली है, 147। इसी प्रकार शक्कर का यहाँ पे निकाल लेंगे, और फिर चावल का। ये गुणा भाग करने के बाद आप इस प्रकार से केंद्रीय कोण निकल गए। इनको जोड़ के देखेंगे कितना आना चाहिए, 360 आएगा। केंद्रीय कोण का माप कितनी होती है, 360। अब क्या करना, पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, आप एक वृत्त बना देंगे इस प्रकार से, ये वृत्त बना दिए, और केंद्र बिंदु से कोई भी एक त्रिज्या ले लेंगे, कहीं से भी एक त्रिज्या ले लिया आपने। अब इस त्रिज्या पे आप चांदा रखेंगे और कितने अंश का, 147 अंश का कोण बनाएंगे। यहाँ पे चांदा रखे आपने, तो ये 147 अंश का कोण ये बन गया। फिर यहाँ पे ये जो लाइन गई इस पर आप क्या रखेंगे, फिर चांदा रखेंगे और कितने अंश का, 133 अंश का कोण बनाएंगे। तो 133 अंश का कोण ये बन जाएगा यहाँ पे।
फिर आप क्या करेंगे, इस लाइन पे आप रखेंगे तो ऑलरेडी आपका 80 अंश का कोड आ जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये आपका ये वाला कोड कितना, गेहूँ वाला भाग कितना हो गया 147, इसका 133 और इसका चावल का क्या हो गया 80। इस प्रकार से आप पाई चार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ बच्चों आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया। ये पाई चार्ट बना हुआ है जो 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के लिए चार्ट में देखे गए, देखें और निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। आप इस चार्ट को देखेंगे और जो ये प्रश्न दिए पहला और दूसरा, इनके उत्तर देना है। देखिए कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या कह रहा है, कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं। अब देखिए पहला, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे उसने साइकिल वाला कितना दिया 90 अंश, यानी इतने विद्यार्थी। अब यहाँ कितने विद्यार्थी, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये 90 भागी 360 गुणित कुल विद्यार्थी का गुणा कर देंगे। कुल विद्यार्थी कितने 672। देखिए 90 भागी 360, शून्य से शून्य क्रॉस हुआ, 9 1 9 9 चौके 36, और फिर 4 से आप 672 को क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा 168। तो यहाँ पे आ गया 168। कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं, तो लिख देंगे आता है 168 विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। इस प्रकार पहले प्रश्न को हल करेंगे। फिर दूसरे प्रश्न को लेना, अब किसकी बात कर रहा है, बस। तो बस में कितने अंश का कोड बन रहा है 120 अंश का। तो यहाँ पे 120 में किसका भाग दे देंगे 360, और गुणा किसका करेंगे, कुल विद्यार्थी जितने 672। तो ये देखिए लिखे हमने 120 भागी 360 गुणित 672, 1 शून्य से 1 शून्य क्रॉस हुआ, 12 एकम 12, 12 36, 1/3 आया, और 3 से 672 काटेंगे तो कितने बार कटेगा 224 बार। तो कितना आ गई 224, अर्थात 224 विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं। आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10। दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे दिया ट्यूबवेल 25%, अन्य तरीका है 12%, टैंक 17% और नहर कितना है 46%। ऐसा टोटल इसका हो जाएगा, आपका जोड़ेंगे तो 100% आ जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रश्न दिए हैं, पहला प्रश्न दिया कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। यहाँ प्रतिशत में पूछा है, तो नहर में कितने प्रतिशत है 46%। तो हम पहले का उत्तर क्या बता देंगे, 46% भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है। देखिए यहाँ पे 17 पाई चार्ट में दिया 17% किसके द्वारा, टैंक। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, 17% भूमि टैंक से सींची जाती है। उसके बाद तीसरे में क्या कह रहा है, ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है। तो देखिए ये ट्यूबवेल का दिया कितना प्रतिशत दिया है 25%। तो उत्तर में क्या लिख देंगे, तीसरे नंबर का ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत 25% है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख का को देखकर निम्नांकित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये दंड आलेख देखना है आपको। दंड आलेख के आधार पे ये नीचे ब स त प्रश्न दिए, इनका उत्तर देना है। देखिए यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या 50 से लेकर 350 तक दी है, और शैक्षिक वर्ष 2003 से 2008 तक दिया हुआ है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, नंबर, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो ये जो दंड आलेख है, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई, तो आप उत्तर बताएंगे यह दंड आलेख विभिन्न शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है। इस प्रकार अ नंबर का उत्तर दे दिए। इसके बाद ब नंबर में क्या कहा है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। यहाँ पर देखिए किस वर्ष में विद्यार्थी, तो 2004 से 2005 तक, 2004 से ये 2005 तक अधिकतम। देखिए यहाँ पे 200 था, ये 250, तो ये 50 हुआ, यहाँ 250 है तो 300। तो इस प्रकार से यहाँ आप बता सकते हैं 2004 से 2005 में। उसके बाद किस वर्ष विद्यार्थी की संख्या अधिकतम है, तो 2007 और 8 में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, अधिकतम है। फिर कह रहा बताइए कि यह सत्य है या असत्य। 2005 और 2006 में विद्यार्थियों की संख्या 2003 और 2004 की संख्या की दुगनी है। 2003 में कितनी है 100, और 2003 और 5 और 6 में कितनी है, 5 और 3 में देखिए, सॉरी 5 और 6 में कितनी है 250। तो दुगनी है क्या, नहीं, 100 का दुगना 200 होता है, तो ये दुगनी नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे असत्य है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न द्विखंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विखंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्न को उत्तर दीजिए। देखिए द्विखंड आलेख है, इसमें एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 1 से 80 तक हैं, और विषय क्या है आपके, गणित, समाज विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी, और वर्ष 2005 और 2005-06 और 2006-07 का है। तो यहाँ पे जो लाल वाला ये 2005-06 का है, और ये आपका नीला वाला जो है 2006-07 का है। इस द्विदंड आलेख का द्वारा क्या सूचना दी गई है, तो आप बता देंगे इस द्विदंड आलेख द्वारा 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों के प्राप्तांक दिए गए हैं। फिर किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। देखते हैं यहाँ पे, ये 2005-06 में कितना था, ये इसका 30 के समथिंग, और 21 के 7 के करीब चले गया 60। तो यहाँ बताइए सबसे अधिक सुधार किस में हुआ है, गणित में हुआ है। लिखते हैं गणित विषय में। किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है,
देखिए किस में गिरावट आई है, आप देख सकते हैं स नंबर में क्या पूछा है, तो देखिए अंग्रेजी में यहाँ गिरावट आई है, यहाँ लिख देंगे अंग्रेजी विषय में। फिर किस विषय में प्रदर्शन में समान रहा है, किस विषय में प्रदर्शन समान रहा है, तो देखिए हिंदी विषय में जो प्रदर्शन है दोनों का समान है 2005 और 2005-6 और 2006-7 में। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 12 को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखते हैं चलिए हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और तमिल, ये क्या भाषा है और विद्यार्थियों की संख्या हिंदी में कितनी 40, अंग्रेजी में 25, मराठी में 15, तमिल में 10 और कुल योग 15। तो इसको पाई चार्ट बनाना है तो पहले भाषा लिख लीजिए, यहाँ पे ये हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल लिख लिए। विद्यार्थियों की संख्या लिख लिए 40, 25, 15, 10। संपूर्ण कोड निकालना है तो जो विद्यार्थी की संख्या में ये जो इनका कुल योग है 90 का भाग दे देंगे तो संपूर्ण भाग निकल जाएगा, संपूर्ण कोड निकल जाएगा 4/9। इसी प्रकार 25 में 90 का भाग दे दिए तो कितना आ गया 5/18। फिर 15 में 90 का भाग दिए 1/6 और 10 में 90 का भाग दिए 1/9। इस संपूर्ण कोड का एक भाग निकाल के केंद्रीय कोड निकालेंगे। अब यहाँ पे हम तो क्या करेंगे, केंद्रीय कोड के 4/9 में 360 का गुणा कर देंगे। देखिए 9 चौके 36, 40 बार गया, 40 का 4 में गुणा किए तो 4 चौके 16, 160 आ गया। इसके बाद 5/18 गुणे 360। अब 18 का भाग 360 में दिए कितने बार, 18 दूनी 36, 20 बार गया और 20 का 5 गुणा की 100। इसी प्रकार 1/6 गुणे 360, 6 का भाग 360 में दी 6 × 36 60 बार जाएगा। 1/9 गुणे 360, 9 का भाग 360 में दी कितने बार गया 40 बार। तो ये क्या आ गया आपके केंद्रीय कोड 160, 100, 60, 40। अब उसी प्रकार आपको पाई चार्ट, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे प्रकार की सहायता से यहाँ पे एक वृत्त बना देंगे और एक त्रिज्या का ले लेंगे यहाँ से कोई भी, और पहले 160 का कोड बना दिए, फिर कितने का 100 अंश का बना दिए, फिर 40 का और फिर 60 का। तो इस प्रकार से आप पाई चार्ट बना सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है, आंकड़ों को दंड आलेख में दर्शाइए। देखिए वर्ष 2001 में 45 लाख उत्पादन हुआ है, 2 में 48, 3 में 60 और 2004 में 62 और 2005 में 80। चलिए दंड आलेख बना लेते हैं। इस प्रकार से आप एक्स अक्ष ले लेंगे, इधर वाई अक्ष, इधर उत्पादन बता देंगे और इधर वर्ष। ये 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। देखिए 2001 में कितना है 45, तो ये आपका 40 और 5 45 आ जाएगा। 2002 में कितना है उत्पादन हुआ 48, तो 45 के हल्का सा ऊपर 48 चल जाएगा। 2003 में कितना है 60, तो ये 2003 में 60 हो गया, और 2004 में 62, इसी प्रकार 2005 में 80। इस प्रकार से बच्चों आप ये दंड आलेख बना सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले आइसक्रीमों की महक या स्वाद दिया गया है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित कीजिए। देखिए महक कैसी है, चॉकलेट, वनीला और अन्य प्रकार। महकों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की का प्रतिशत कितना है 50% चॉकलेट, वनीला को 25% और अन्य प्रकार को 25%। तो आपको पाई चार्ट बनाना है। उसी प्रकार जैसे अभी हमने इसके पहले के प्रश्नों को हल किए हैं, इस प्रश्न को भी हल करेंगे। पहले हम महक लिख देंगे, विद्यार्थियों की संख्या। महक क्या है चॉकलेट, वनीला और अन्य प्रकार लिख दिए। चॉकलेट 50%, वनीला 25% और अन्य प्रकार 25%। तो आप संपूर्ण का भाग निकाल लेंगे। संपूर्ण का भाग कैसे निकालेंगे, इनका योग कर लीजिए, 50, 25, 75 और 25 100। तो 50 भागित 100, प्रतिशत का 100 हो गया, बराबर 1/2। इसी प्रकार 25/100 1/4, 25/100 1/4। अब केंद्रीय कोड निकालना है तो क्या करेंगे हम, इस 1/2 में 360 का गुणा करेंगे। तो 1/2 का भाग 360 दिए 180 बार गया। 1/4 गुणे 360, 4 का भाग 360 में दिए 90 बार गया। 1/4 गुणे 360, 4 का भाग 360 में दिए कितने बार गया 90 बार। इस प्रकार एक केंद्रीय कोड आ गए। फिर आप यहाँ पे एक त्रिज्या ले लीजिए और इस त्रिज्या से सबसे पहले 180 अंश का कोड बनाएंगे। तो ये आपका 180 अंश का कोड एक सरल रेखा बन जाएगी। फिर 90 अंश का कोड बनाएंगे तो 90 अंश का इसी के नीचे आ जाएगा इस प्रकार से, और अगला कोड अन्य प्रकार वाला इस प्रकार से आ जाएंगे। तो ये चॉकलेट के लिए हो गया, ये वनीला के लिए हो गया और अन्य प्रकार के लिए। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 15 का जो पाई चार्ट बनाने के लिए कहा था आपको यहाँ बना के बताया। इस प्रकार से आपका ये जो पाठ था, अध्याय कौन सा था, अध्याय 4, अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन समाप्त होता है। यदि आपको इसके प्रश्न समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।